और अब बात महायुद्ध की करेंगे। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट महायुद्ध का एपी सेंटर बनने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हॉर्मुज के आसपास एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक तरफ मस्कट तट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हुए रहस्यमयी धमाके ने अरब देशों की सांसें अटका दी है और दूसरी तरफ अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पेंटागन ने बिना किसी औपचारिक ऐलान के प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। और इस बीच ईरान ने हॉर्मुज में अपनी मिलिट्री चेक पोस्ट खड़ी करके नो परमिट नो पैसेज का नियम लागू कर दिया है। ऐसे में सवाल है, क्या हॉर्मुज में बढ़ता बारूद किसी भी पल पूरे पश्चिम एशिया को महायुद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार है? दरअसल युद्ध विराम के बाद दुनिया को लगा था कि अब अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक समंदर के जहाज सुरक्षित हो गए हैं। बातचीत शुरू हुई तो लगा था कि समुद्र फिर सामान्य हो जाएगा, कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगी, हमले देखने को नहीं मिलेंगे, लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। नाराजगी, गुस्सा, मान मुनव्वल वाली कहानी बदस्तूर जारी नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे ही सही, तेल के रास्तों पर वही पुरानी रफ्तार लौट आएगी। लेकिन पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जमीन पर रुकी आग अब समुद्र में दिखाई देने लगी है। वैसे में सवाल क्या है? सवाल है, क्या मस्कट के तट के पास तेल टैंकर में आग किसी तकनीकी वजह से लगी, या फिर एक बार फिर तेल टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हो गए हैं? अभी तक इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन समुद्र में फैलते ईंधन और मस्कट के तट पर छाए काले धुएं ने साफ कर दिया है कि यह जलमार्ग अब व्यापारिक जहाजों के लिए एक सुलगता हुआ डेथ ट्रैप बन चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कहानी समझाने की कोशिश करते हैं, यानी अब आने वाले दिनों में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, खासकर परमाणु हथियार पर जो महाजंग की आहट सुनाई दे रही है, उसको अगर समझा जाए तो क्या कहानी है। ईरान को एटमी हथियार रखने का अधिकार नहीं है, यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान को किसी भी कीमत पर हथियार नहीं रखने देंगे, यानी वही पुराना राग अलापता हुआ अमेरिका नजर आ रहा परमाणु हथियार को लेकर। ट्रंप के रहते परमाणु हथियार ईरान नहीं बना सकता है, यह डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेशर क्रिएट करते हुए कह रहे हैं। साथ ही साथ परमाणु हथियार बनाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वही रटी रटाई बातें, वही पुरानी बातें दर्शकों, जिसमें लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक ही चीज दोहरा रहे हैं कि एटमी हथियारों की वजह से डील जो है वो अभी तक रुकी हुई है। डील को लेकर प्रेशर क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यूरेनियम सौंपने से ईरान का इनकार भी है। एनरिच यूरेनियम को लेकर भी कहानी क्या है वो समझिए। एनरिच यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि वो उन्हें सौंप दिया जाए, यानी यूएस के पास सौंप दिया जाए। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बात विश्वास वाली हो जाती है। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, वो गारंटी मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले नाकाबंदी हटाई जाए। साथ ही साथ वो गारंटी मांग रहा है कि दोबारा हमला नहीं किया जाए, इस चीज की गारंटी दी जाए। ये भी वो कह रहा है कि जो अब तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन अमेरिका इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर रहा है। यूरेनियम और परमाणु हथियारों को लेकर जंग जो है वो अभी तक सुलगती हुई नजर आई थी, और एक बार यह भी संभवतः बताया जा रहा है कि जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है। अब आईसीबीएम मिसाइल की कहानी भी समझिए। आईसीबीएम एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और इसकी कहानी हम आपको क्यों बता रही है आप आगे समझ पाएंगे, क्योंकि आईसीबीएम को लेकर अब एक और पिक्चर सामने आई है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यह हमला करने में सक्षम है। मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो 5500 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होती है। यह भी इसकी दिलचस्प कहानी, यानी यह मिसाइल अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचकर फिर अटैक करती है। अब यह बड़ी टेंशन वाली बात है। अधिकांश आईसीबीएम परमाणु हथियार को ले जाने के लिए बनाई जाती है, और इसका उपयोग इस तरह से किया जाएगा। कई आधुनिक आईसीबीएम में MIRV तकनीक होती है। यह भी मिसाइल की ताकत है आईसीबीएम, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ जिससे एक ही मिसाइल, कहा जा रहा है कि एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों पर वार कर सकती है, यानी टारगेट अलग अलग हो सकते हैं। उसे एक मिसाइल से अलग अलग टारगेट को हासिल किया जा सकता है, उस पर हमला जो है वो किया जा सकता है। जमीन के साइलो, मोबाइल लॉन्चर या पनडुब्बियों से ये लॉन्च
किया जा सकता है। मिसाइल साइट्स की अगर बात की जाए, साथ ही साथ इतनी अधिक गति के कारण इसे इंटरसेप्ट करना भी बेहद कठिन माना जाता है, यानी इसको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसको किसी भी तरह से रडार पर पकड़ पाना या इसको इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल हो जाता, और इस वजह से इस मिसाइल की ताकत बाकी मिसाइल के मुकाबले ज्यादा मानी जा रही है। अमेरिका, रूस और चीन, साथ ही साथ उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं, लेकिन अब आप सोचिए रूस और चीन का अगर इसमें नाम निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही साथ उत्तर कोरिया का भी नाम समझ में आ रहा है, तो आप समझिए कि जो हम तीन देशों की हम बात कर रहे थे कि वो एक वर्ल्ड पावर जो है वो देखने को मिल रहा था, और उस वर्ल्ड पावर के बीच में अगर ये कहानी एक साइड की हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर इन तीन देशों ने मिलकर ईरान की मदद की तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। मोनिका, बिल्कुल, और इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर बता रहे हैं। अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला किया है और लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास पर यह अटैक किया गया। ईरान के बंदर अब्बास में भीषण धमाके हुए। बंदर अब्बास के पास 3 धमाके सुनाई दिए गए। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पर अटैक्स किए थे। डिफेंसिव मोड ने बताया था, एक बार फिर से डिफेंसिव एक्ट से बताया था, एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। दूसरे दिन लगातार बंदर अब्बास पर अमेरिका द्वारा यह अटैक, और ईरान ये कह चुका है कि अगर सीजफायर तोड़ा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी सीजफायर ही तोड़ा जा रहा है, इसे ईरान किस तरीके से लेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बंदर अब्बास के पास 3 धमाके सुनाई दिए हैं। ऐसे में क्या समझे, ये अमेरिका की प्रोवोकेटिव कार्रवाई है या फिर एक बार फिर से इसे डिफेंसिव एक्ट जो है वो ईरान पर जो है अमेरिका बता रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को नई धमकी देखने को मिली है। समझौता नहीं हुआ तो काम तमाम। ईरान से समझौते को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूं। ईरान की वायुसेना, नौसेना खत्म हो चुकी है। ईरान नाम मात्र की ताकत से डील कर रहा है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमका भी रहे ईरान को, और नई धमकी, समझौता नहीं हुआ तो काम तमाम हो जाएगा। समझौते से संतुष्ट नहीं है। ईरान की वायुसेना, नौसेना खत्म हो चुकी है। एक बार सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। We're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to. They have, I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is. तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं विकास अब्रोल, और साथ साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेते हैं विकास का। विकास, एक बार फिर से अगर हम कहें, दूसरे दिन लगातार अमेरिका द्वारा ईरान पर अटैक किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये होना लाजमी था, क्योंकि जिस तरह से ये बात आगे बढ़ती जा रही है, अभी तक समझौता आपस में नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज होनी थी। खबरें देखिए ऐसी भी आ रही है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि तो नहीं की जाती, खबर ऐसी भी आ रही है कि बंदर अब्बास से 4 ड्रोन जो है वो कमर्शियल शिप की तरफ जो है, एक अमेरिकन कमर्शियल शिप की तरफ जो ईरान के द्वारा फेंके गए थे, जिसके रिटेलिएशन में उन्होंने वो चारों ड्रोन मार दिए, और जहां से लॉन्चिंग पैड था ड्रोन्स का, उसको बंदर अब्बास में अमेरिका ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अमेरिका कह रहा है कि वो जो है अपनी आत्मरक्षा की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिख रही है कि आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक बयान अभी तक आया नहीं है कि वाकई वो ड्रोन वहां से लॉन्च हुए थे, क्योंकि एक खबर जो है ये जरूर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि देखिए बात घूम फिर के सारी न्यूक्लियर डस्ट पे आके अटक रही है। जब तक उस पर कोई समाधान नहीं होगा तब तक ये इसी तरह से जो है चीजें लिंगर ऑन होती रहेंगी, और ऐसे छोटे छोटे अटैक्स
फिलहाल अभी जो हो रहे हैं उनके उस तरह के अटैक्स होते रहेंगे और अमेरिका अपना दबदबा अपना दबाव बनाने की जो कोशिश रणनीति करता रहेगा। देखिए ईरान भी बहुत कुछ बोल रहा है कि वो झुकेगा नहीं, वो रिटेलिएशन करेगा, लेकिन अंदर खाते ईरान भी जानता है कि वो अमेरिका का मुकाबला कुछ समय तक तो कर सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं करता। अमेरिका युद्ध लड़ सकता है, ईरान युद्ध लड़ सकता है, जीत नहीं सकता। हालांकि अब आगे किस तरह से समझौते के लिए पहल होती है, बैकडोर लेवल पे जो बातें चल रही हैं उनके क्या नतीजे निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डस्ट को लेकर पेच अड़ता हुआ एक बार फिर से नजर हमें आ रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा दर्शकों को बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उनके इस बयान पर आईआरजीसी ने पलटवार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आईआरजीसी का पलटवार, दक्षिणी ईरान में बनेगी हमलावरों की कब्रगाह, ये आईआरजीसी की तरफ से कह दिया गया। तो दक्षिणी ईरान की कहानी इस तरह से दर्शकों कि पिछले 2 दिन से लगातार हमले की तस्वीर देखने को मिल रही है, खासकर बंदर अब्बास की जो हम बात कर रहे हैं। अमेरिकी सेना जो है वो बेहद कमजोर सेना है, ये मैं नहीं आईआरजीसी कह रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि कब्रगाह जो दक्षिणी ईरान उन हमलावरों की कब्रगाह बनेगी जो इस वक्त हमला कर रहे हैं, यानी इशारा अमेरिका की तरफ है। आशीष सर, ये कहानी फिर दोहराई जा रही है, छोटे छोटे हमले करके डराया जा रहा है, लेकिन आईआरजीसी भी वो भी कह रहा है कि आप हमले करते रहिए लेकिन हम कब्रगाह जो है कब्र बनाने का काम करेंगे। और अमेरिकी सेना को बेहद कमजोर सेना अगर आईआरजीसी कह रहा है तो पलटवार भी तो करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप पिछले 72 घंटों में 2 बार पीटे गए, बट एक भी गोली वापस, एक भी मिसाइल वापस। और जिन ड्रोन्स की विकास बात कर रहे थे, वो ड्रोन्स भी अमेरिकन फोर्सेस पे नहीं, उनका टारगेट था क्रॉसिंग वेसल्स, जिसको टॉमाहॉक से टेक डाउन किया गया है। और ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये टॉमाहॉक्स सऊदी छोड़ के 2-3 अगल बगल की कंट्रीज जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां से लॉन्च की गई थी, ना कि शिप्स या सबमरीन से। तो इसका मतलब एक्टिव इंटरसेप्शन कर रहे हैं अपने मित्र देशों के साथ, खास करके बंदर अब्बास पे, क्योंकि वहां पे इनका ज्यादा कंसंट्रेशन है, मिसाइल लॉन्चर यूनिट्स लगी हुई हैं, वहां पे ड्रोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जैसा कि मोनिका ने बताया, बहुत सही इंफॉर्मेशन है कि ये लग रहा है कि अमेरिका इज अगेन टेस्टिंग प्रोजेक्ट फ्रीडम कितना चल सकता है, क्योंकि कल का जो हमला हुआ उस समय एक्टिवली एक ग्रीक शिप को अमेरिकन नेवी के फ्रिगेट्स एस्कॉर्ट कर रहे थे हॉर्मुज के बाहर, और उस समय उसकी तरफ ड्रोन्स आते दिखे गए, जिसको काउंटर किया गया। साथ के साथ एक लैंड बेस्ड मिसाइल या ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट को मारा गया है। लेकिन जीरो रिस्पांस फ्रॉम ईरान इन टर्म्स ऑफ एक्शन। वर्बल रिस्पांस अच्छा आ रहा है, काफी सख्त आ रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा है। तो एनीवेज हमारे एमओयू के लिए ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि अभी एस्केलेशन लेवल्स उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं जितना एक्सपेक्टेड था, कि अगर एक भी हिट होगा या उसको अगर ये सीज फायर का वायलेशन मान लेता आईआरजीसी, देन दे आर क्वालिफाइड टू रिटेलिएट। लेकिन वो अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी वक्त जब ये हमले हो रहे थे तो ईरान के दोनों जिंदा नेता रागशी और गालिबॉफ दोनों दोहा में थे, ऐसे समय पे हमले किए गए। तो अगेन जो कुछ बची खुची सिविलियन लीडरशिप थी वो ईरान के बाहर थी ऐसे समय में, और वहां का केओस सिर्फ बढ़ सकता है ऐसे में। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स चल रहा है। और लेकिन कैबिनेट मीटिंग में जो प्रेसिडेंट ने बोला है उसमें अभी भी वी कैनॉट बिकम होपलेस कि सब कुछ खत्म हो गया। बिकॉज अगेन दर्शकों के लिए, आशीष आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम रिपीटेटिव हो रहे हैं, लेकिन हमें इसमें ज्यादा शर्म नहीं आती रिपीटेटिव होने में, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल खुद ही बोला कि मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर डस्ट, दे कांट हैव न्यूक्लियर वेपन। हालांकि ये बोलते समय वो भूल जाते हैं कि ये पूरा हमला उन्होंने जिस वॉर पावर एक्ट के तहत किया था, उसका पहला रिक्वायरमेंट था कि उनके ऊपर इमिनेंट थ्रेट। तो अगर परमाणु हथियार है ही नहीं और बन ही नहीं रहे थे, और 2023 में फतवा जारी किया था खमैनी ने कि हम परमाणु हथियार नहीं बना सकते क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये जिस क्लॉज के तहत अमेरिका ने ईरान पे हमला किया वो अनलॉफुल है, इलीगल है। दे कैन नॉट से कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, इमिनेंट डेंजर ऑफ न्यूक्लियर अटैक, इसलिए हमने हमला किया। और अब कह रहे हैं कि उनके पास, मैं वो भूल रहा हूँ, ये इस चीज का आपने जिक्र कर दिया, आपको याद हो जब मैंने उसके बारे में बारीकी से बात की थी, मैं वो शब्द भूल रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट शायद ईरान को कुछ बनाया गया था, वो इससे ही कोरिलेट होता है
कि वो भी तस्दीक करती कि अमेरिका वहां पर भी बैकफुट पर ही रहा, कहीं ना कहीं उसके जो ये हमले हैं वो बैकफायर कर गए। वो क्या था, जरा वो छोटा सा शब्द मैं भूल रहा हूं सर। वो शब्द मैं भी नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अपेरेंटली वो जो जस्टिफिकेशन दिया था, जो कांग्रेस में इमीडिएटली और 1 या 2 मार्च को जो जस्टिफिकेशन दिया था, वो अब जब बाद में डेलिबरेशंस हुए, एक्चुअल ऑन ग्राउंड स्थिति क्या है, जब आईएईए के डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए कांग्रेस के पास रिटर्न रिप्लाई के लिए ट्रंप के, तो पाया गया कि आईएईए ने और डीआईए तुलसी गबार्ड ने सीनेट को जब बताया था, दोनों में कहीं यह जिक्र नहीं था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है या वो उनके करीब भी हैं। सिर्फ एक ही कंफर्म रिपोर्ट थी कि यूरेनियम की एनरिचमेंट 60% तक हो गई है। लेकिन ये कहीं से भी इमिनेंट वर्ड जो है आशीष, इमिनेंट वर्ड का यूज एसेंशियल है विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल, अगर ट्रंप को किसी दूसरे राष्ट्र पे हमला करना है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है और इसलिए आगे चल के उनको दिक्कतें आएंगी। खैर एनीवेज, लेकिन एक और इनपुट, ये जो अमेरिकन मीडिया अगेंस्ट ट्रंप खड़ा था, कल के जो प्राइमरीज के रिजल्ट आए हैं टुवर्ड्स द मिड टर्म इलेक्शन, आउट ऑफ 10 ट्रंप कैंडिडेट्स जो उन्होंने अपने ही रेबल्स के अगेंस्ट खड़े किए थे, 8 ने जीत हासिल की है। एबनॉर्मली हाई नंबर्स। 10 में से ट्रंप के 10 कैंडिडेट्स जो ट्रंप ने सेलेक्ट किए थे अगेंस्ट रिपब्लिकन्स ओन रेबल्स जो डेमोक्रेट्स की तरफ या उनकी भाषा बोल रहे थे, अगेंस्ट ट्रंप बोल रहे थे, 10 में से 8 पे ट्रंप के कैंडिडेट्स जीते हैं। प्राइमरीज बोलते हैं उसको। हाँ सर, वो जो शब्द मैं जिक्र कर रहा था वो था यूएन की न्यूक्लियर नॉन एनपीटी वाला जो हम जिक्र कर रहे थे, उसका नॉन प्रोलिफरेशन। एग्जैक्टली, वो उसका कुछ उनको सदस्य या कुछ बनाया गया था, तो उससे भी तो ये तस्दीक हो रहा था कि परमाणु वाली कहानी जो है वो अलग है, वो है ही नहीं। एनपीटी साइन किया था लेकिन बाद में उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया था। हाँ, रियलिटी ये है, जैसे इंडिया ने तो कभी साइन नहीं किया, बट ईरान वाज अ सिग्नेटरी टू एनपीटी और वो समय समय पे लगातार इस बात को बोलते रहे, और एज लेट एज 2023 उनके रिलीजियस लीडर हेड ऑफ स्टेट ने, हेड ऑफ ईरान ने बोला था कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसीलिए ये जो एमओयू है, अच्छा एक और चीज बिफोर आई साइन ऑफ ऑन दिस इनिशियल ओपनिंग रिमार्क्स, एमओयू इज फॉर एंडिंग ऑफ वॉर and opening of Hormuz and not for the deal is part 2 phase 2। तो ये लोगों में एक बड़ा मेजर इंक्लूडिंग वेस्टर्न मीडिया एनालिस्ट में जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो सब मिक्सअप हो जा रहा है। नहीं, एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड यूएस इजराइल कि युद्ध रोकें और हॉर्मुज खोलें, फिर बातचीत शुरू होगी। बातचीत 14 पॉइंट 10 पॉइंट की जो है वो फेज 2 अभी उसका जिक्र। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं ना, जब ईरान इनफैक्ट ज्यादा क्लियर है। ईरान कह रहा है कि पहले हॉर्मुज को खोल देते हैं फिर परमाणु पे डिस्कशन कर लेंगे, जबकि अमेरिका कह रहा है नहीं, सबसे पहले हम परमाणु समझौते पर बात करेंगे उसके बाद हम जाके। सो ये तो पूरा क्रेडिट कंफ्यूजन का जाता ही डोनाल्ड ट्रंप को है। बार बार उनके जो स्टेटमेंट्स है इतना ज्यादा उसमें अगर हम देखें कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं नजर भी आता है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल में उनका टारगेट था क्या। सत्ता परिवर्तन उन्हें करना है, उन्हें परमाणु समझौता करना है, उन्हें नाकाबंदी करनी है। बहरहाल एक अपडेट जरा साझा कर ले, आप लोग के पास लौट रहे हैं। ईरान अमेरिका टेंशन से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। अमेरिका की ईरान को फिर से बड़ी चेतावनी, ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है, ईरान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो सामने है, जिसमें एक बार फिर से दोहराया गया ईरान का ख्वाब नहीं पूरा होने देंगे, ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है। मनोज जी, कमेंट इस पर आपका, क्योंकि लगातार हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अमेरिका बार बार इस बात को लेकर चेता रहा है, और अभी जिस तरीके से साई साहब जिक्र भी कर रहे थे कि अभी तो उन्हें कंफर्म भी नहीं है कि वो परमाणु हथियार बनाने भी वाला है, लेकिन इस तरह की धमकियां लगातार दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट के थ्रू ही जो है अमेरिका इस वॉर को जीतना चाहता है, और शुरू से ही उनका यही स्टेटमेंट रहा है। जो फरवरी 28 को जो पहली बार उन्होंने हमला किया था ईरान पे और इजराइल के साथ मिलकर के, तो उस समय भी वही था, और अब जो है लगभग 3 मंथ्स होने वाला है और स्टेटमेंट सेम टू सेम है। तो ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका खास करके ट्रंप जो है किसी न किसी रूप में अब अपने ऑडियंस को या मागा के लोगों को एड्रेस कर रहा है, फिर से रिट्रीट कर रहा है कि जो भी उनका वो साथ था अपने कंट्री में भी, वो भी कम से कम जरूर बरकरार है। और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल नहीं पा रहा है जो अमेरिका या ट्रंप सोच रहा है इस युद्ध में। बातचीत तो हम लोग देख ही रहे हैं कि पिछले
कितने 4-5 दौर हो चुका है जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा, और कतर भी जो है वो किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है कि किसी सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ट्रम्प जो है कुछ कंक्रीट जो है नहीं ले पा रहा है, जिस तरह से एम ही इतना हाई रखा है कि जो भी ओबामा ने जो भी डील किया था ईरान के साथ उससे हम ज़्यादा लेंगे, ये चीज़ शायद अभी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये डिले हो रहा है। हालांकि वो ट्रम्प को पता है कि क्या ईरान दे सकता है, और ईरान को भी पता है कि और मैं क्या दे सकता हूँ ताकि जो एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन दोनों साइड जो है अभी अड़ा हुआ है। और जिस तरह से इजराइल का रोल अभी भी कंटिन्यू है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी लेबनान पे वो हमला कर रहा है, वो 150 जगह पे लगभग जो है उन्होंने पिछले 24 घंटा में किया है। तो जिस तरह से वो अमेरिका इजराइल को खुलेआम छोड़ दिया है और कोई दबाव उस पर नहीं मनोज जी, बनाया ऐसे तो लग रहा है एक्चुअल में ईरान बैक, मतलब अगर हम देखें ईरान की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। एक तरफ लेबनान पर लगातार अटैक, हिजबुल्लाह के लगातार लड़ाके मारे जा रहे हैं, उस पर ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है, और अब तो अमेरिका भी 2 दफा जो है बंदर अब्बास पर अटैक कर चुका है। ये सीजफायर उल्लंघन की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है ईरान के लिए? कब मानेगा वो? क्या एक बार फिर से उनके नेतृत्व पर डायरेक्ट हमला किया जाएगा तब ईरान इसको सीजफायर का उल्लंघन मानेगा? क्योंकि इसके अलावा तो सब कुछ हो रहा है। वही राइट इज माइट वाली बात है, क्योंकि वो अमेरिका इतना मिलिट्री पावरफुल है कि वो अपने आधार पे अपने टर्म्स पे जो भी काम कराना चाह रहा है वो करा रहा है। और इजराइल को भी वो फ्रीक्वेंट वे में छोड़ दिया है। वो सोच रहा है कि इजराइल भी अगर वो हमास पे वो हमला करते रहता है तो कमज़ोर होगा, और कुछ कंक्रीट ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो है ये युद्ध जो है कंटिन्यू चलते आ रहा है। और अब चूंकि इलेक्शन आने वाला है नवंबर में, इसको लेकर के भी वो ट्रम्प के लिए बहुत टेंशन है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वह डेमोक्रेट किसी न किसी रूप में रिपब्लिकन को पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि आपने अब तक अचीव क्या किया। टॉक तो हो रहा है लेकिन अचीवमेंट कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको लेकर के अमेरिका जो है घिरा हुआ है। और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट इस तरह का जो आ रहा है, लग रहा है कि इस वर्ल्ड समुदाय को भी वो एक मैसेज दे रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और ईरान पे किसी न किसी रूप में हम दबाव बनाए हुए हैं, और जब तक वो एग्रीमेंट पे टेबल पे सब बात नहीं मानेगा, नॉर्मली जो है न्यूक्लियर एटम बम की बात। ठीक है मनोज, एक अपडेट जरा साझा कर ले। हॉर्मुज में फिर से अमेरिका का एक्शन होगा, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेगा अमेरिका। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का मिशन, जहाजों को सुरक्षा देकर हॉर्मुज से अमेरिकी सेना निकालेगी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जो भी जहाज हॉर्मुज में फंसे उन्हें निकालने का मिशन, जहाजों को सुरक्षा देकर हॉर्मुज से निकालेगी अमेरिकी सेना। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा यूएई पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। लेबनान और साथ ही साथ लेबनान पर आईडीएफ के हमलों से ईरान जो है भड़का है, जिसका जिक्र अभी मोनिका कर रही थी। अब कह रहे हैं कि अब लेबनान पर हमलों का जवाब देने का समय जो है वो आ चुका है। लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, और ईरान की यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले विकास का मैं रुख कर लेता हूं। विकास, ये रटी रटाई बातें हैं, वहां नहीं जाते हैं, बस समझते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पर। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेगा, इसका जिक्र जो है आशीष सर ने भी शुरुआत में ही किया। लेकिन अब आप देखिए कि हॉर्मुज को लेकर कहा जा रहा है कि जो जहाज फंसे उनको निकालने में जो सुरक्षा देने का काम करेगा वो यूएस सेना करेगी। लेकिन मुझे वो दिन भी याद आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बयान जारी किया था कि आप लोग आइए, हमारी सेना जो आपको सुरक्षा देगी, और फिर उस बात से वो पलट गए थे। देखिए आशीष, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है देखा जाए तो अभी जो हाल फिलहाल में गतिविधियां हुई है वो चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक कमर्शियल शिप पर जो है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसके रिटेलिएशन में उस पूरे ड्रोन को मारा गया, और जहां से ड्रोन आए थे उस लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। हालांकि घूम फिर के बात यही आ रही है, जितनी चीजें समझ में आ रही हैं कि ये जो है इसको सीज फायर का उल्लंघन नहीं कह सकते। ये सिर्फ हॉर्मुज को लेकर जो लगातार वो एक अपना दबदबा बना रहा है ईरान, उसको जो है ईरान ने कहीं ना ईरान वहां से जो कोई जहाज निकलता तो उसको मारने की कोशिश करता है, और अमेरिका की कोशिश रहती है कि उस समय
जो हमला किया गया उसका जवाब दिया जाए। तो ये जो नहीं, चीजें सुरक्षा मुहैया कराने की बात बड़ी कर रहा कंपनी है विकास। आशीष सर, आपको शायद याद हो, डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते हैं कि आप लोग आइए, यहां से कोई दिक्कत होगी नहीं है, हमारी सेना जो है सुरक्षा मुहैया कराएगी। सेंटकॉम को लेकर कहानी कही जा रही थी, अपनी सेना को लेकर कही जा रही थी। फिर उसके बाद से जब हमले हुए तो दूर दूर तक उनके जो सेना जो नजर ही नहीं आ रही थी, और फिर वो उसके यहाँ से कहा कि भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आपको यहां से सामान ले जाना है, बिजनेस करना है, आप समझिए। तो ये फिर से मुझे लग रहा है वो पुरानी बातें दोहराकर वापस वही सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, इसी तरह से एनालिसिस होनी चाहिए। जिस तरह से अपने शब्दों पर ट्रंप पलटते रहे हैं, उनका डिपेंडेंसी फैक्टर, ट्रस्ट डेफिसिट इस लेवल पे चला गया कि पूरे के पूरा यूरोपियन यूनियन एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट ओवर ऑफ नाटो माइनस यूएस उनकी किसी बात पे ना रिएक्ट करता है, ना रिस्पॉन्स देता है, चुप रहते हैं। ट्रंप ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला था कि हमारी नेवी जहाजों को निकालेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लैग्स, और उसके बाद जब नाटो ने और फ्रांस और इंग्लैंड ने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि जब तक वॉर चलेगी हम इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे, तब इन्होंने एकदम 180 किया था अपने स्टैंड पे कि फिर हमें तो कोई जरूरत नहीं है, जिसको चाहिए अपना खुलवा लो। और अब फिर से वापस फॉर सेकेंड टाइम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, या जैसा कि विकास कह रहे हैं कि वो तो छोटे मोटे तौर पे चल ही रहा है। आज के लिए उन्होंने 10 शिप्स की एक लिस्ट बना रखी है सेंटकॉम ने, जिन 10 जहाजों को हॉर्मुज से निकाला जाएगा। तो ये ईरान के वर्बल एंड एक्चुअल डोमिनेंस ऑन हॉर्मुज, जो कि एक बहुत मेथोडिकल तरीके से आईआरजीसी और फॉरेन सर्विसेज और कोस्टल मिलके कर रहे हैं ईरान में, कि इसको तो हमें, यही हमारा सबसे मेजर बेनिफिट है इन एडिशन टू फ्रोजन एसेट्स एंड सैंक्शंस को रिलीज कराने का। बहुत फोकस चल रहे हैं वहां के फॉरेन सर्विसेज के लोग कि ये 3 मुद्दे हम अपने एमओयू या डिस्कशन ऑन सेटलमेंट जो डील होगी उसमें कहीं ना कहीं पुश करा लेंगे कि किसी किस्म का कंट्रोल हॉर्मुज पे, और उसके बाद अपने जितने भी एसेट्स फ्रोजन हैं और जितने सैंक्शंस हैं। लेकिन क्या हम मान जाएं कि व्हाइट हाउस माइनस ट्रंप या पेंटागन या सेंटकॉम इन बातों को नहीं समझ रहे? नहीं, वो समझ रहे हैं कि हॉर्मुज इस समय सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि वहां पे जो अपील डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की थी कि बाकी देश भी आए ऑपरेशन फ्रीडम के तहत और हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करें, उसके बाद जब बाकी देश नहीं आए तो क्या वो अब अकेले ही ठान लिए कि ऑपरेशन फ्रीडम हम अकेले ही हैंडल कर लेंगे, या फिर इसमें बाकी देशों का सहयोग भी नजर आ रहा है आपको? वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के देश शामिल हों, लेकिन मोनिका इस बात को समझें, ये पता नहीं क्यों, इंक्लूडिंग क्योंकि वेस्टर्न मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अगर हाइपोथेटिकली अगर कोई चाइना का जहाज या इंग्लैंड का जहाज हॉर्मुज से निकल रहा है, इंग्लैंड फ्लैग का जहाज, इंग्लैंड का नहीं, इंग्लैंड फ्लैग का, उनका कोई कमर्शियल शिप, कोई गैस या तेल का जहाज, और उसको आईआरजीसी रोक रही है, तो इसमें ईरान इराक वॉर का, ईरान अमेरिका वॉर का क्या रोल है, या अमेरिका का क्या रोल है? इट इज बिटवीन दैट नेशन एंड ईरान। तो ये सोच के बैठ जाना, जो ये स्टामर साहब हैं या मित्रा साहब हैं, कि हम तो वॉर के बाद जाएंगे, तो फिर आप अपने देश को बताएं कि आप अपने एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आईआरजीसी आपके फ्लैगशिप को रोक रहा है, इसमें अमेरिका का क्या करना है? आप ईरान से बात करें, और इन्होंने बात करी है। मुझे कंफर्म इंफॉर्मेशन थी कि पिछले हफ्ते फ्रेंच प्रीमियर ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी वो मार रहे हैं। तो ईरान ने ये डिसाइड कर लिया कि हॉर्मुज हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कल फिर से कैबिनेट मीट में ट्रंप ने, जैसा कि मोनिका अभी आप कह रही थी कि वो वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, उनकी क्या समझ है, और चूंकि वो प्रीमियर है, उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। हमारे हस्बैंड को कैंसर हो जाएगा, मुझे थायराइड कैंसर हो जाएगा, डीएनए चीफ, डीएनआई चीफ, डीओजे चीफ, सबको घर में कैंसर होने लगे, क्योंकि वो ट्रंप के लाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे ईरान वॉर पे या एप्स्टीन फाइल पे। तो इतने कम समय में हम उन डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन ट्रंप अगर कल कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स है हॉर्मुज, नहीं, हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर नहीं है। हॉर्मुज ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, अनक्लॉज के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल ओमान के, 12 नॉटिकल माइल ईरान के, वहां के बीच का पानी इन दोनों कंट्रीज का टेरिटोरियल वाटर है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के हिसाब से इस टेरिटोरियल वाटर से भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं रोका जा सकता। मतलब कोई और कंट्री का जहाज अगर हॉर्मुज से गुजर रहा है बिना ईरान का या ओमान का तेल लिए हुए, तो वो कमर्शियल शिप माना जाएगा, और उसको ना ओमान ना ईरान आईआरजीसी इस हॉर्मुज की पतली गली में
किसी भी पर्पस के लिए नहीं रोक सकते। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में ये आदेश है, बट इसकी वजह से वो टेरिटोरियल वाटर से इंटरनेशनल वाटर नहीं बन जाता। तो हर वर्ड जो एक अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे यूज करता है, उसके पहले उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए। बट क्या उनके पास, जी मोनिका आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं एकदम अग्री कर रही हूँ, कितना कंफ्यूजन वो क्रिएट कर दे रहे हैं लोगों के बीच में भी। नॉट ओनली ही, पूरा ग्लोब। और ऐसे में आपका चैनल, सिंसियर रिस्पॉन्सिबल चैनल्स को पूरे ग्लोब में जो डिस्कशंस हो रहे हैं मोनिका, इंक्लूडिंग दिस डोमेन एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ट्रंप के शब्दों से, शब्दावली से, कि उन्हीं बातों पे डिस्कशन करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर, कि हम पहले मुद्दा समझें, मुद्दा क्या है, और उसके बाद एमओयू किस बात पे हो रहा है, और वॉर खत्म करने के बाद जो डील होगी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, उनमें क्या मुद्दे हैं। तो ये न्यूक्लियर डस्ट कहां जाएगा, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, आज का मुद्दा है हॉर्मुज खोलो, और ईरान कह रहा है आप वॉर रोको, हमारे सैंक्शंस हटा दो। इन मुद्दों पे दोहा में काफी फाइनल डिस्कशंस हो गए। कुछ वर्ड्स को लेके अभी भी क्लैरिफिकेशंस चल रहे हैं, और ट्रंप से कल पूछा गया, कल की कैबिनेट मीटिंग में, कि क्या आपने उनके सैंक्शंस हटा दिए? उन्होंने बोला हमने कोई सैंक्शंस नहीं हटाए हैं, कोई फ्रोजन एसेट्स रिलीज नहीं कर रहे हैं। फिर ऐड किया टिल द टाइम हॉर्मुज इज ओपन। तो अभी हम स्टेप 1 पे हैं आशीष, और ये एमओयू इट इज इन द फाइनल स्टेजेस। लेकिन इस बीच में ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम फेज 2 चल रहा है, दे आर एक्चुअली प्रोबिंग कि इनका कितना फायर पावर हॉर्मुज में बचा हुआ है, बिकॉज हॉर्मुज के बारे में कल ट्रंप ने रीट्रेट किया कि उस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक रिपोर्टर ने पूछा कल उनसे कैबिनेट के बाद, वो माइक लेके उनके कमरे पे सिर पे खड़े थे, कि आप बताइए हॉर्मुज का क्या है, कोई कंट्रोल करेगा? क्योंकि इस रिपोर्टर को पता था, उसकी ब्रीफिंग थी कि एक समय में ट्रंप ने भी बोला था कि हम भी कंट्रोल करेंगे, हम और ईरान मिलके हॉर्मुज के इंटरनेशनल वाटरवेज को, जो कि एक्चुअली टेरिटोरियल है, कंट्रोल करेंगे। अब वो कल उससे बदल गए, बोले नोबडी विल कंट्रोल हॉर्मुज, विच इज द करेक्ट स्टैंस टू हैव, बिकॉज वो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए आप अंडर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और लॉ ऑफ सीज के हिसाब से, डिस्पाइट द वाटर बीइंग ऑफ ईरान एंड ओमान, वहां से इंटरनेशनल शिपिंग को नहीं रोका जा सकता फॉर एनी पर्पस। ये मानेगा बिल्कुल। इस बीच देखिए, ईरान की सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर से उतर आए हैं ईरान की सरकार और सेना का समर्थन करते हुए, और इन तमाम लोगों ने अमेरिका इजराइल को बाकायदा चेतावनी जारी की है। ईद उल अजहा के ठीक पहले लोगों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि वो अपने देश के साथ हैं। यूएस और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर अपने देश के झंडे लेकर नजर आ रहे हैं। मोनिका, जल्दी से वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। बिल्कुल, देखिए बैकड्रॉप पे तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर। हालांकि देखिए इस तरह की तस्वीरें अब दूसरे दिन जो है वो सामने आ रही है, लेकिन अभी ये तस्वीर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि बकरीद का मौका, ईद उल अज़हा का मौका है, और ऐसे में अगर अशांति लाने की कोशिश की जा रही है, अमन चैन खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ईरान की जनता, ईरान के लोग ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि वो अपनी देश की सेना और देश की सरकार के साथ खड़े हैं, ईरान एकजुट है। ये मैसेज देने की कोशिश अमेरिका और इजराइल को, और बाकायदा सिर्फ मैसेज नहीं, इसे चेतावनी के तौर पर भी देखा जाए। ठीक पहले लोगों का प्रदर्शन, मनोज जी, यानी कि इस तरह के जो प्रदर्शन है, इस तरह की तस्वीरें वो बेहद आम नजर आ रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि एक और मैसेज जो है ईरान देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इससे पहले जिस तरीके का पोर्ट्रे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था कि ईरान में गृह युद्ध की स्थिति है, ईरान की जनता खुद आजिज है, ईरान की जनता परेशान है वहाँ की सरकार से। लेकिन अभी वो स्थिति है कि ईरान की जनता ये समझ रही है कि हमें खतरा भी मौजूदा वक्त में बाहरी लोगों से एज कंपेयर टू अपनी अंदर के कट्टरपन से, क्योंकि उससे बाद में भी निपटा जा सकता है। यही शक्ति जो है ईरान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ के लोग जो है जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी फेस्टिव सीजन है, वो पूरा सब लोग फेस्टिव को लिमिटेड वे में सेलिब्रेट करके और जिस तरह से देश के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं, यही जो है बहुत बड़ा शक्ति है। और यही चीज़ ट्रंप के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो सोच रहा था कि वहाँ पे जो है सेकेंड लीडरशिप को बहाल करेंगे और वो जो है सत्ता करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है बहुत जल्दी में था। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, और इसको लेकर के उसको लग रहा था इजराइल को कि हम जल्दी अगर ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है तो एक बहुत विन हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में, जो है इजराइल नेतन्याहू के लिए एक पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन इतना जल्दी एक्शन हो गया जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के
जो इजराइल के जो लोग थे जो नॉर्मली वहाँ के गवर्नमेंट से परेशान थे, और उसी बीच जो है ईरान को टाइम भी मिल गया कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। शायद टाइम और लेते अमेरिका और इजराइल, तो हम लोग समझ सकते थे कि या सोच सकते थे कि वहाँ पे जो एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चल रहा है वो ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा, और अमेरिका और इजराइल को एक सक्सेस मिल सकता है इस एरिया में। लेकिन जल्दीबाजी में अटैक होने के कारण और इस तरह की बात हम लोग देख रहे हैं कि अभी 3 मंथ हो गया है और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अमेरिका 3 मंथ के बाद भी जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, तो सऊदी अरबिया हो चाहे यूएई हो, अभी बोलने के लिए इस स्थिति में नहीं है अमेरिका कि अचीव क्या किया इस वार में। अभी तक जो है वर्ल्ड को भी समझा नहीं पा रहा है कि अचीवमेंट क्या हुआ। चाहे अमेरिकन लोगों को भी ट्रम्प नहीं समझा पा रहा है, और यूएई के लोगों को, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को भी नहीं बता पा रहा है कि 3 मंथ के हुई युद्ध के बाद भी अचीवमेंट क्या हुआ। अभी स्टैंड स्टिल सिचुएशन में ही है, और ईरान जो है टाइम ले रहा है, सोच रहा है कि जितना ये लॉन्जिविटी वार होगा उतना ईरान के पॉजिटिव में रहेगा। जिस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका लगाया हुआ है, और अभी वो बोल रहा है कि जो भी सीज आपने फंड किया है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने डिस्ट्रक्शन किया है ईरान पे, उसको रिकवरी के लिए स्वाभाविक है कि एक पॉजिटिव उसका व्यू पॉइंट भी हो जाता है, और वर्ल्ड कम्युनिटीज में भी एक मैसेज जाएगा कि जिस तरह से हमला हुआ है ईरान पे, और रिस्टेंट ईरान जो है अभी भी हम लोग देख रहे हैं वो शो कर रहा है, वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हम लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि साउथ ईरान में हमला अमेरिका के साइड से हुआ, हालांकि ईरान ने भी जो है वो कुछ रिट्रीट किया, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी जो है अचीवमेंट दोनों साइड से जो है कुछ नहीं शो हो रहा है, और अब ये देखना है कि आने वाले समय में और कितना ये टाइम ले पाता है। जिस तरह से ट्रम्प ने कोशिश बिल्कुल किया आप था समय और ईरान की 3 क्वेश्चंस को आपने रेज किया है सर। मैं विकास का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात सामने आ रही है। ईरान ने तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाया, डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है ईरान। 66% मिसाइल लॉन्चर फिर से हमले को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी मोनिका जल्दी से साझा कर दीजिए। बिल्कुल, अर्दोगन का नेतन्याहू पर बड़ा हमला। अर्दोगन का नेतन्याहू पर बड़ा हमला। नेतन्याहू एक अत्याचारी शख्स है, अर्दोगन की तरफ से कहा गया। ईश्वर ने चाहा तो नेतन्याहू को सबक सिखाएंगे, दुनिया भर के मुसलमानों से सबक मिलेगा, ये बातें कही गई जा रही हैं। लेकिन विकास का मैं रुख करना चाहूंगा। विकास, आप 3 प्रश्न जो हैं वो मोटे मोटे मैं पकड़ पाया हूं मनोज सर ने जो रेस किए। पहला कि ईरान लंबा युद्ध खींचना चाह रहा है, इससे संबंधित यह है कि ये इससे मिलेगा क्या। दूसरा कहा जा रहा था कि मिसाइल प्रोडक्शन जो बात निकलकर सामने आई कि मिसाइल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जा रहा है, क्या उस लंबे युद्ध का जो खिंच रहा है उसका ये बेनिफिट ईरान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा, जो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने देश में यूएस और इजराइल के खिलाफ, खासकर ईरान की जो मैं बात कर रहा हूं, उससे क्या मैसेज देने की कोशिश है यूनिटी के अलावा अगर मैं बात करूं तो, और उससे क्या किसी भी को भी फर्क पड़ेगा? ये सब एक साथ सड़क पर हैं और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए आशीष जी, ईरान की एक कूटनीतिक चाल भी कह सकते हैं, कूटनीतिक तरीका कह सकते हैं कि उसने देखिए हर जगह पर नरम दल और गरम दल, जैसे चरमपंथी भी कहा जाता है, सॉफ्ट और हार्ड, दोनों तरह के लोग होते हैं। और ऐसे में जो आईआरजीसी के साथ जुड़े हुए लोगों को उनको इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में उनको बाहर निकालकर एक जुलूस की तरह, एक मॉब की तरह दिखाना, ये कूटनीतिक तरीका भी हो सकता है कि ताकि ये दिखाया जा सके कि जो है जो इस दुनिया जो है मतलब ईरान के जो लोग हैं ईरान के साथ है। हालांकि देखिए ईरान पे अगर हम बात करें, ये युद्ध ईरान लंबा खींचना चाहता है या आईआरजीसी लंबा खींचना चाहता है, ये 2 पहलू हैं। ईरान शायद लंबा युद्ध नहीं खींचना चाहता, आईआरजीसी लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि आईआरजीसी इस समय उस पोजीशन पे है कि अपनी ईगो पे भी है कि वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन यूएस के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि अगर यूएस के सामने झुक गया तो कहीं ना कहीं ये
जितने भी चरमपंथी ग्रुप है उनकी ये एक तरह की ये हार होगी वेस्टर्न कंट्रीज के सामने, जो बहुत देर से एक ऐसी हाइप बना के रखी थी उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखता है कि ये IRGC जो है इस समय युद्ध को जरूर लंबा खींचना चाहता है, और जो ये जो गैप मिला है ये दोनों कंट्रीज को फायदा हुआ है, ईरान को भी हुआ है, यूएस को भी हुआ है, क्योंकि दोनों ने इस समय अपने डिफेंसेस को मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कई ऐसे जो लॉन्चर्स है, मिसाइल अमेरिका और ईरान का जिक्र तो हम कर रहे हैं, इसराइल को भी नहीं भूलना चाहिए आशीष सर। अब यहां पर बात आ जाती है कि हासिल क्या हुआ, या मैं मिस्टर प्रेसिडेंट वाली आत्मा अपने अंदर डाल लेता हूं और कहता हूं कि मुझे मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोट एंड कोट कर रहा हूं अचीवमेंट को सर। हाँ, तो यहीं पे आके हम वी पार्ट वेज एवरी टाइम आशीष। बहुत मेजर अचीवमेंट ऑफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, डिग्रेडेशन ऑफ ईरान्स मिलिट्री एंड वॉर वेजिंग पावर, जिसके साथ एसोसिएटेड है उनको अपने प्रॉक्सीज, 3 प्रॉक्सीज या 4 प्रॉक्सीज को हेल्प करने की क्षमता, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की तबाही जो कल कैप्चर करी थी पीट हेगसेथ ने कैबिनेट मीटिंग में। तो जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे टू इवेंचुअली रियलाइज द स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कि ईरान के पावर को हम मिडिल ईस्ट में खत्म कर देंगे, और इसकी वजह से उनकी जो एक ग्लोबल मिशन चल रही है इंतिफादा की या रेडिकल लेफ्ट आइडियोलॉजी को पूरे दुनिया में फैलाने की, इंक्लूडिंग जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका तो प्लेग्ड है, कैंसर्ड है। तो ये टैंजिबल नहीं है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते इन गेन्स को, जैसे कि कितने जहाज गिरे, कितने किलोमीटर रशिया यूक्रेन में घुस गया, ये टैंजिबल है, ये आप जानते हैं, कितने मिसाइल, कितने जहाज। लेकिन 50 सालों के बाद ग्लोबल डेमोग्राफी का क्या शेप होगा, कौन डोमिनेट कर रहा होगा, कोई बारबैरिक फोर्स, रिग्रेसिव या उस तरह की फोर्स या प्रोग्रेसिव फोर्स, उन चीजों की वजह से ईरान को सिंगल आउट करके और हिट किया गया। जी बिल्कुल। मनोज, एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि वक्त बहुत है, 20 सेकंड्स आपके पास है। एर्दोगान के स्टेटमेंट को किस तरीके से देखें? क्या एक बार फिर से अरब देशों का रहनुमा बनने की कोशिश, मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश, और खासतौर से बकरीद के मौके पर जिस तरीके से उन्होंने नेतन्याहू को भर भर के गालियां दी हैं या फिर कहें कि निंदा की है? नॉर्मली जो है इस तरह के स्टेटमेंट जो है मुस्लिम कंट्री से कहीं भी जो है आते रहता है, और एक हवा के रूप में दे सकते हैं कि ये हवा दे दिया उस स्टेटमेंट को, और ये एक मॉरल बूस्ट होगा जो भी ईरान को या ईरान के लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है अपने देश के लिए। तो मुझे लग रहा है ये हवा देने की बात है, एनकरेज करने की बात है, मोटिवेशन करने की बात है। इससे ज्यादा हम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ईरान कुछ नहीं कर। सर वेरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा आपको, समय बस इतने की इजाजत देता। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यार रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं क्योंकि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।